चलो बताओ वेरिएबल फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पर मैं जैसे मास का ब्लॉक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अब लगाया 1 न्यूटन, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये ब्लॉक नहीं चला, ब्लॉक ने क्या बोला, नहीं चलूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लगा हुआ है, मतलब रफ सरफेस है, रफ सरफेस है ना। तो मैंने इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन ने बोला कि नहीं मैं भी 1 न्यूटन लगूंगा, तभी तो ब्लॉक रेस्ट में है। फिर मैंने इसको 2 न्यूटन कर दिया, तो इसने भी 2 न्यूटन कर दिया कि हम क्या आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, कौन बोलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने 3 न्यूटन कर दिया, फिर ये बोलता है ये लो क्या प्रॉब्लम है, सो व्हाट। तो जैसे जैसे मैं अप्लाई फोर्स बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है क्या, तो लेकिन बॉडी क्या मोशन में आई कि अभी तक बॉडी मूव नहीं की। जब बॉडी मूव नहीं की तो अभी तक भी उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही मैंने अब इस पर कोई फोर्स ज़्यादा लगाया, जस्ट लगाते वो मोशन में आ गई, मतलब चलने लग गई, तो बॉडी जैसे चलने लगी तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे अब जैसे मान लो मैंने इक्वल टू 20 न्यूटन लगाया, तो बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। चलो कल वाला एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 22 पे बॉडी ने चलना शुरू कर दिया, है ना। तो इस पर फ्रिक्शन लगा, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसमें जो लगा उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कंटिन्यू, जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि बॉडी चलने लगी, तो इसमें बोल दिया कि ये 20 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू 25 न्यूटन कर दी, तो अभी भी इस पर कौन कितना फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक 20। 30 कर देंगे तो भी 20, क्योंकि बॉडी अभी चल रही है। तो ये फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। याद हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। तो अपन हम दो फ्रिक्शन की बात करेंगे, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो कम से कम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 0। मान लो मैंने ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाया, तो उसने भी कोई कोशिश नहीं की चलने की, मतलब रुकने की, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सोच विचार करना है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसकी लिमिट आ गई। इसका मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, अगर उससे हल्का सा भी फोर्स ज़्यादा कर दिया अपन ने, तो ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, ब्लॉक अपनी जगह छोड़ देगा, मतलब, ठीक है। तो जो स्टैटिक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। एन मतलब नॉर्मल मतलब जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो फोर्स लगता है नॉर्मल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें याद है जब जब दुनिया में प्रोपोर्शनल साइन आता है, तो प्रोपोर्शनल हटकर क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट। तो इसके लिए एक कांस्टेंट लगेगा, और उसका नाम देंगे अपन क्या, म्यू एस बोल देता हूँ। एस मतलब स्टैटिक, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक, या तो वैसे बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एन, तो वेयर एन की वैल्यू क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, लिख रहे हो ना साथ के साथ कि मेरे रुकने का इंतजार करोगे? हाँ लिखते जाना। और एफ एस मैक्स क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा था वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, तो मिनिमम वैल्यू तो क्या आएगी? 0। तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो इसको, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका नाम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैं आपसे पूछूं स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो क्या? स्पेलिंग का डिफरेंस, वाह क्या बात, कमाल करते हो पांडे जी। बताओ। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये डिफरेंस है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरिएबल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो ये जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम फ्रिक्शन को बताएगा, स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना? सबसे स्प्रिंग का डिफरेंस बताओ, कमाल की बात। तो रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रेंज क्या बात करें तो क्या, मान लो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो क्या इसकी वैल्यू मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो नहीं सकती और 0, तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये रेंज हो गई, किसकी रेंज हो गई? रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेकर उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली अब अपन बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो मैं थोड़ा सा रफ आइडिया देके फिर अपन थोड़ा इसको और आगे पढ़ेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, इसकी जगह जो म्यू एस है उसको म्यू के बोल देंगे, और म्यू के ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एफ के क्या है? एफ के क्या है? अच्छा, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है इसलिए। देखो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होगा? देखो जनरली क्या देखा जाता है, इसको रब कर देते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो म्यू एस है उसकी वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है, म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है। मतलब स्टैटिक जब कोफिशिएंट होता है वो ज़्यादा होता है काइनेटिक से। और इक्वल कब ले लिया? जनरली जैसे जब क्वेश्चन में ओनली म्यू दे देता है, म्यू का 0.2 0.3, तो उसमें बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान लेते हैं? दोनों बराबर होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेकिन अपन इस टाइप से लिखते हैं। ये क्या है? जनरली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में देता है ना म्यू एस इक्वल टू 0.5, म्यू के इक्वल टू
0.4 इस टाइप से देता है हमें क्वेश्चन में, जीवन में देता है हमारे जीवन में। क्या ये हमें जीवन में दिया होता है क्या? कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि ये वो, लेकिन अपन क्या मोस्टली क्वेश्चन इसी से सोल्व करेंगे क्योंकि अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये गिवन होता है कहाँ पर? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता है ना, तो इसको रब कर दे। इतना है क्या लिखने के लिए? तो एक ही तो लाइन है। हो गया, चलो रब कर दिया जाए, हाँ से कर दिया जाए। ये हो गया। तो म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा। अगर क्वेश्चन में दिया हो म्यू इक्वल टू 0.5, इसका मतलब क्या है? वो स्टैटिक है कि काइनेटिक है? दोनों ही है ना, ठीक है। इसलिए तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है और कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनो, मान लो एक ब्लॉक था, कल वाला ब्लॉक, ठीक है। तो कल वाले ब्लॉक को मैंने 4 kg लिया था और इसमें मैंने लगाया फोर्स F इक्वल टू 2T, और ये रफ सरफेस है, ठीक है। और रफ सरफेस है तो म्यू एच की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 0.5, म्यू के की वैल्यू 0.4। अपन क्या जनरली मोस्टली वैल्यू अपन यही लेंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजन भी होना सर ये नहीं दे रखा तो यही दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा तो मैं सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या आएगा? म्यू एस इंटू एन। अब एन की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये 40 है तो क्या एन इक्वल टू 40 हो जाएगा क्या? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.5 इंटू 40, दैट इज 20 न्यूटन। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन में निकाल लो, म्यू के इंटू एन 0.4 इंटू 40, 16 न्यूटन, ठीक है। मतलब जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना सबसे पहले इन चीज़ों को निकाल के तो रख लो। क्यों? मान लो अगर ब्लॉक चल रहा होगा ना तो आंसर तो एक तो अपने पास है, ठीक है। अगर ब्लॉक चल रहा होगा तो ये आंसर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट दूसरा फ्रिक्शन क्या होगा? अब ब्लॉक चल रहा होगा तो ही बोला मैंने, ध्यान रखना ये तो डिपेंड करती तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो मतलब ध्यान से सुनो, अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये एक्सिस ले ली मैंने फॉर अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और ये वाली एक्सिस ले ली फ्रिक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा तो उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शन होगा कौन सा होगा? जब बॉडी मूव नहीं कर रही, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स ही नहीं लग रहा तो स्टैटिक भी जीरो। तो जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा क्या उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी फ्रिक्शन की? तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा क्या? कैसे? जैसे मान लो मैंने फोर्स बढ़ा दिया तो उतना ही फ्रिक्शन लग रहा था क्या? जैसे मान लो 10 न्यूटन लगा तो क्या ये भी 10 न्यूटन लग रहा था क्या? मान लो 15 न्यूटन कर दिया तो ये भी क्या 15 न्यूटन हो गया था क्या? क्या देखा जा रहा है क्या आपस में प्रोपोर्शनलिटी बढ़ रही है तो क्या 45 डिग्री बनेगा क्या? जो एक्स है वही वाई है, 45 एंगल। लेकिन एक लिमिट ऐसी आई, एक लिमिट ऐसी आई और ये वैल्यू है मैक्सिमम, और इसका नाम दिया मैंने
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका नाम दिया म्यू एस इंटू एन, दैट इज एफ एस मैक्स। अब इसके बाद जैसे फोर्स लगाया, देखो थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं, ठीक है। अब जब जब जैसे फोर्स लगता है तो इसमें सडन चेंज होता है, और सडन चेंज होता है तो इसका वैल्यू मतलब इस टाइप से गिरता है, चेंज ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 16 है, तो क्या इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी अपने अकॉर्डिंग 20। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कांस्टेंट हो जाता है क्या? जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो क्या एफ के की वैल्यू कांस्टेंट आती रहती है क्या? तो इस टाइप से ग्राफ आता है, और ये वैल्यू क्या होती है एफ के, दैट इज इसके अकॉर्डिंग 16। तो ये इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया? यहां पर कौन सा फ्रिक्शन है? यहां पर स्टैटिक। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है क्या? बढ़ता जा रहा है क्या? ये मैक्सिमम लिमिट आ गई, फिर उसके बाद वैल्यू कम होने पर भी ब्लॉक चलने लग गया था, कल की बात याद है? इसको लिख लो आप, और मैं इसके नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये होगा, इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एफ एस मैक्स, और इसको बोलूंगा मैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर आपसे फ्रिक्शन और इसमें ग्राफ पूछे तो आप बना लोगे? हाँ सर बना लेंगे सर, जल्दी बनाओ, डिजाइन नहीं बनानी है ना, डिजाइन नहीं बनानी है अपन को ना, क्योंकि पता लगे डिजाइन बनाना शुरू कर दो, हो गया आप तो। अगर मैं इसका नाम दूँ, जैसे कि मान लो ये ओ है, ओ से ये ए दे देते हैं और ए से ये बी दे देते हैं, ठीक है, या फिर बी छोड़ दो क्योंकि ये तो आगे तक कहीं तक भी जा सकता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, ओ से ए में ब्लॉक मतलब स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? तो देयर इज नो स्लिपिंग, बियॉन्ड ए क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग। मान लो कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, तो क्या उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? पक्का सोच लो। मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन है? हाँ हाँ हाँ, फिर ये मूव कैसे हो रहा है? अगर फ्रिक्शन 0 होता तो पड़ जाता, यहाँ पड़ जाता, देयर इज नो फ्रिक्शन, तभी तो पड़ता, फ्रिक्शन की वजह से तो चल पा रहा है। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसका मतलब है जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में है ना, उसमें रिलेटिव स्लिपिंग होनी चाहिए, स्लिपिंग होगी तभी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। बात समझ में आई? तो मूव का मतलब, तो हर वर्ड पे ढंग से फोकस करना है हमें।
अगर स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है इससे कोई डिपेंड नहीं करता, स्लिपिंग होनी जरूरी है। स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन। कर दे रफ। चलो अब देखो, अब चलो मैं आपको फ्रिक्शन के पीछे की कहानी बताता हूँ। आपको अभी तक भी वो बात समझ में नहीं आई होगी। कौन सी बात? कि जब चंगू भैया मंगू भैया फोर्स लगा रहे थे 20 न्यूटन, जब चंगू भैया मंगू भैया ने 20 न्यूटन फोर्स लगाया था, जब ब्लॉक नहीं चला, लेकिन जैसे ही एक गुड़िया आई उसने फोर्स लगाया 22 हो गया, ब्लॉक चल गया, वो गुड़िया थक कर घर चली गई, फिर भी ब्लॉक चलता रहा। क्या वो कंफ्यूजन अभी भी है क्या? अभी उसको क्लियर करते हैं, उसी को क्लियर करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना आप, तो ध्यान से देखिए, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक और ये सरफेस, इस पे लगाया मैंने कोई फोर्स F, इसका मास m है। क्या कोई भी जैसे ये ले लो, क्या दोनों सरफेस के बीच में बिल्कुल, इनकी जो सरफेस है तो क्या बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है क्या? प्लेन सरफेस नहीं होती। तो उसकी अपन इसको जूम करके देखते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। हमें फील ऐसा होता है कि इसके बीच में बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, लेकिन इसको अपन जूम करें, इस पार्ट को मैं जूम करके दिखाऊं ना, ये जूम कर दिया, लो जूम कर, डबल क्लिक, हाँ तो इसके सरफेस देखी जाए तो इसके सरफेस का जो शेप होगा वो इस टाइप से होगा। ये तो क्या है, किसकी सरफेस है? ब्लॉक की सरफेस, इस ब्लॉक की सरफेस। क्या इस सरफेस की भी बात करेंगे? हाँ बात करेंगे। तो इस ब्लॉक की सरफेस, अब ये नीचे वाली जो सरफेस है ग्राउंड की, तो वो होगी ऐसे, तो ये किसकी सरफेस है? ग्राउंड सरफेस। ये ब्लॉक की सरफेस है, ग्राउंड की सरफेस, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे ही एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख देते ना, अब रखा हुआ है, बहुत देर तक रखा हुआ है, तो वो क्या होता है आपस में, ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट अटैच हो जाते हैं और इनको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इसको अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये वेल्ड हो जाते हैं, तो वेल्ड हो जाते हैं, और इस वेल्ड को बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग। ध्यान से सुना, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। तो आपस में वेल्ड हो जाते हैं, तो अब इनको जो कोल्ड वेल्ड, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो हमें, अगर मैं चाहता हूं कि ब्लॉक चले, तो हमें इसके बीच के जो बॉन्ड हुआ है क्या उसको तोड़ना पड़ेगा क्या? इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जब ध्यान से सुनो, तो अब मुझे, जब मैं ब्लॉक को मूव कराना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? टू मूव द ब्लॉक, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले पीक को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तो टूटेगा ऐसे ही, साथ में देखो ये ऊपर भी जा रहा है कुछ पार्ट, तो हमें इसको भी तो साफ करते चलना पड़ेगा। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करने के साथ साथ, मतलब कोल्ड वेल्डिंग को ब्रेक करने के साथ साथ, मुझे जो ये बन रहा है ना पीक एंड ग्रूव,
पीक एंड ग्रूव का मतलब समझ में आता है, खाई ऊपर नीचे होती है, टॉप पॉइंट देखो ना, जब ये जाएगा तो इसकी सरफेस भी तो नीचे वाले इसको तोड़ेगी, तो हमें दो चीज़ों को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्रेक पीक एंड ग्रूव, ग्रूव का मतलब समझ में आता है क्या, पीक मतलब तो हाईएस्ट पॉइंट, ग्रूव मतलब लोवेस्ट पॉइंट। और सेकंड है मुझे ब्रेक करना पड़ेगा कोल्ड वेल्डिंग को। सर कोल्ड वेल्डिंग का मतलब मैं समझ में नहीं आया सर, कोल्ड वेल्डिंग मतलब देखो कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, अपने अपना बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स होता है, तो उसमें अपन एक इरेजर होता है, उसको रख देते थे, वो टाइम से चिपक जाता था क्या, ऐसी ऐसी फीलिंग ले लो, मतलब वो रख दिया वो चिपक गया, अब उसको हटाने के लिए उसको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो यही चीज़ है। तो मुझे जब इस ब्लॉक को चलाना है तो क्या मुझे इस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा क्या, ये क्या है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना। तो कुछ समझ में आई बात, अब समझो, अब मैं आपको वो अभी उस फीलिंग पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या है कि चंगू भैया है, चंगू बैंड फोर्स लगाया, कुछ नहीं मिल पाया इसका, मंगू भैया है, दोनों ने मिलकर 20 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही गुड़िया आई साथ में, तो गुड़िया आई ना, तो इसके जो कोल्ड वेल्डिंग का जो पार्ट है वो टूट गया, ठीक है, टूट गया। जैसे टूटा, टूटते ही ब्रेक, क्योंकि दोनों जैसे टूटने लगा ना, अब वो ब्लॉक कोल्ड वेल्डिंग टूटी, साथ में ये भी टूटा, वो चलने लगा, टूट गया, तो क्योंकि ब्लॉक को मूव करना है तो चलना तो पड़ेगा, तो ये दोनों टूटेंगे। अब लेकिन क्या हो रहा है, जैसे देखो कोल्ड वेल्डिंग कब हो रही है, जब वो बहुत, जब कोई ब्लॉक है वो रखा हुआ है बहुत देर तक रखा हुआ है, लेकिन जब वो ब्लॉक चलने लग जाएगा तो क्या तुरंत कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए कोई भी चीज़ के लिए। तो जैसे ही वो गुड़िया हट गई, लेकिन उस टाइम पे कोल्ड वेल्डिंग थोड़ी हुई थी, नहीं हुई ना, तो ब्लॉक कंटिन्यू, अब उनको क्या करना पड़ रहा है, बस इनको तोड़ने की कोशिश करनी पड़ रही है बस, तो वो इजीली तोड़ पा रहे हैं और ब्लॉक इजीली अब मूव हो पा रहा है। तो कुछ बात समझ आई कि 20 न्यूटन पे भी ब्लॉक क्यों चल रहा था, क्योंकि इजीली क्या नहीं होता, कोल्ड वेल्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी देर में तो ब्लॉक ही चल जाएगा, कोल्ड वेल्डिंग तो होने नहीं देंगे, बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, तो फिर बस फिर उनको इसी को तोड़ना रह जाएगा बस। आप इसको लिखना चाहते हो क्या, इसको बना लो, या फिर नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, फोटो भेज इसमें एक लाइन, चलो एक काम करते हैं, इसके बारे में इसका आपको मैं सेंड कर दूंगा, और इसमें जो थ्योरी है ना, मतलब 2-3 लाइनें या तो लिख लो या फिर उसको भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर लिख लो, लिखनी हो तो, हाँ लिख लो। ये तो इसको बाद में बना लेना, इसलिए जगह छोड़ दो थोड़ी सी, और इसके बारे में लिखो। लिखो एक्चुअली एट द माइक्रोस्कोपिक, देखो इसको क्या बोलते हैं पहले तो, इस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ इर्रेगुलर सरफेस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ इर्रेगुलर सरफेस बोलते हैं, मतलब जो कोल्ड वेल्डिंग होती है ना, उसको इंटरलॉकिंग भी बोल सकते हैं अपन, इंटरलॉकिंग भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसमें लिख लो, लिखो एक्चुअली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, actually at the microscopic level, surface undergoes cold welding, ब्रैकेट में लिख लेना बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल सरफेस अंडरगोज कोल्ड वेल्डिंग, ब्रैकेट में लिखो बॉन्ड फॉर्मेशन।
ड्यू टू द हाई प्रेशर, ये कोल्ड वेल्डिंग किसकी वजह से होती है? जैसे जैसे मान लो एक हल्का ब्लॉक है और एक भारी मतलब हेवी ब्लॉक है, तो मैंने बोला चलो उसको आगे समझाएंगे, पहले तो इसको लिख लो ना। बस ये ध्यान रखना है कोल्ड वेल्डिंग उसके प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है। तो ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड व्हेन वी ट्राई टू पुश द ब्लॉक, and when we try to push the block, and when we try to push the block, we have to break cold welding as well as picks and grooves, picks and grooves, picks and grooves, as well as picks and grooves. Please stop. Once block start moving, लेकिन एक बार जैसे ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता है ना, तो फिर उनको फिर कोल्ड वेल्डिंग को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली फिक्स एंड ग्रूव को तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है ना। तो वंस ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, कोल्ड वेल्डिंग कैनॉट प्लेस क्विकली, cold welding cannot place quickly, cold welding cannot place quickly, so we have to break peak and grooves to move the block. So we have to break peaks and grooves to move the block. ठीक है। तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे इस पूरे पार्ट को तोड़ने के लिए किस फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बताओ? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे मान लो पीक्स एंड ग्रूव्स को तोड़ना हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन मुझे ओनली इसी को तोड़ना हो तो देखो पूरे पार्ट को तोड़ने के लिए मुझे ये जरूरत पड़ रही है, और मुझे इस वाले पार्ट को तोड़ने के लिए मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन जरूरत पड़ रही है। तो ओवरऑल में से अगर मैं इसमें से पूरे में से ये माइनस कर दूं ये वाला, तो क्या बचेगा? क्या एस मैक्स माइनस एफ के बचेगा क्या? इसी की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, इस बीच के पार्ट का बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन चेंज किया, 2 क्वेश्चन चेंज किए थे, देखे थे अभी लास्ट में, तो उसको खोलो फटाफट। तो क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। तो हमें इसमें आंसर बताना है, बताओ क्या आंसर आएगा? 4 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, हो सकता है चारों राइट हो सकता है, चारों गलत हो सकता है, एक गलत हो सकता है, एक राइट हो, कुछ भी हो सकता है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ये रहा, क्या हमेशा काइनेटिक से ज्यादा है क्या? ऑलवेज बोला है उससे, ऑलवेज तो ही नहीं है ना, तो फर्स्ट तो क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर ये तो आपने पहले बताया, ट्रू। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब ध्यान से सुन लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। थर्ड पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ट्रू, क्योंकि वो तो क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक है, ये तो इससे नीचे, इससे तो कम नहीं हो सकता ना लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फर्स्ट रॉन्ग, बाकी तीनों ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्या था?
A block is placed on a rough floor and a horizontal force is F is applied. मतलब उस पर एक ब्लॉक एक फ्लोर पे रखा हुआ है, उसमें मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ, F है ना, चलो F ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स है लग रहा है बाय फ्लोर ऑन द ब्लॉक, मतलब फ्लोर लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, फ्लोर की वजह से तो फ्रिक्शन आएगा। इज मेजर फॉर डिफरेंट, अब इसने क्या किया, द इज मेजर फॉर डिफरेंट वैल्यू एफ एंड ग्राफ इज प्लॉटेड। अब उसमें मैंने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ आपको पता है ये सही, ये रहा, ऐसे हुआ कोई नई चीज़ तो आएगी नहीं। तो अब इसने बोला है कि कौन कौन सी वैल्यू राइट होगी, कौन सी रॉन्ग होगी, हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री, क्या ये सही है क्या? क्योंकि ये पूरा थ्रू आउट थोड़ी है, ये तो किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए हो गया ना, तो फॉल्स हो गया। सेकंड है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, ये अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ, ये क्योंकि ये फिर रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड तो रॉन्ग हो गए। थर्ड, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री फॉर स्मॉल एफ, थोड़े से एफ के लिए क्या 45 है क्या? हाँ ठीक है। एंड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एफ एक्सिस फॉर लार्ज एफ, क्या जैसे फोर्स बढ़ता है क्या उसकी वैल्यू इसके पैरेलल हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज ए स्मॉल किंक ऑन द ग्राफ, क्या छोटा सा किंक है, मतलब सडन चेंज हो रहा है क्या, तो COD करेक्ट। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आंसर, ये तो क्या है, ये तो क्या हल हुआ है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ये तो क्या थोड़ा फ्रिक्शन मतलब थोड़ी बहुत अपन ने स्टार्ट डाइक कर दिया था, तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ लिखा नहीं था, है ना। तो लिखो फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का नेचर क्या होता है पहले बताओ आप मुझे, किस नेचर का फोर्स है फ्रिक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बताओ। जबकि मैं आपको मैंने थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन बताई थी, इसको लिखा चुका हूं मैं आपको। जो फ्रिक्शन है वो लिखो, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब बताओ, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है क्या? फ्रिक्शन क्या हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है क्या? तो क्या अब सरफेस के पैरेलल के टेंजेंशियल बोल सकते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन, सरफेस का पैरेलल टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो क्या इसको टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकता हूं? टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो लिखो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, चाहे पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, है ना, या तो आगे भी लग सकता है पीछे भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, अप्लाइड फोर्स के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो अपन ने कुछ बातें नहीं लिखी थी वो अब लिखेंगे अपन, है ना। अब ध्यान से सुनना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव स्लिप, जो ये क्या करता है, रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करता है क्या? ये क्या अपोज कर रहा है क्या रिलेटिव स्लिपिंग का? अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये ब्लॉक आपस में रिलेटिव स्लिप करने लग जाए तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसको आपस में रिलेटिव स्लिपिंग होने ही नहीं दे रहा, मतलब कौन सा फ्रिक्शन है, तो रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज कर रहा है क्या? तो लिखो इट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी, मतलब ये जब लगेगा जब उसमें रिलेटिव स्लिपिंग होने वाली हो, क्यों? वो बोलेगा नहीं, ठीक है। इट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, ओनली टेंडेंसी नॉट एक्चुअल, ओनली टेंडेंसी नॉट एक्चुअल, ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली टेंडेंसी नॉट एक्चुअल बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट।
दोबारा बोलूं, दोबारा बोलना है क्या? इट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, ब्रैकेट में लिखना ओनली टेंडेंसी नॉट एक्चुअल, बस टेंडेंसी होनी चाहिए, एक्चुअल में नहीं होगी स्लिपिंग, रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, जो सरफेस कॉन्टेक्ट में। सेकंड पॉइंट लिखो। अब बताओ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? वेरिएबल। लिखो इट इज वेरिएबल फोर्स। अब बताओ इसकी, अगर ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके रिक्वायरमेंट के बराबर होगी, कि उसको कितने रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ रही है, उसको रोकने के लिए कितने रिक्वायरमेंट की जरूरत है, उसके बराबर ही होगी। तो लिखो इट इज अ वेरिएबल फोर्स हुज वैल्यू इक्वल टू द रिक्वायरमेंट टू स्टॉप द रिलेटिव स्लिपिंग, क्योंकि उसको रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है वही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो लिखो इट इज अ वेरिएबल फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स whose value equal to the requirement to stop the relative slipping, equal to the requirement to stop the relative slipping, requirement to stop the relative slipping, to stop the relative slipping till it reaches the limiting value। कहाँ तक? जब तक वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए। मतलब कुल मिला के ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब उसको वो उसकी अपनी कैपेसिटी तक नहीं पहुंच जाए, मतलब उसकी औकात तक नहीं पहुंच जाए। वो बोलता है मेरे को, बोलते हैं ना कि जैसे कि आपके पास 100 रुपये और आप घर से निकले आज तो शॉपिंग करने चलेंगे, आपके पास 100 रुपये, मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू 100 रुपये, आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, है ना। तो अब छोटे मार्केट में चले गए जिसमें 2-2, 5-5 रुपये की चीज़ें मिलती है, अरे ले लेंगे क्या है, हाँ कितनी चाहिए, हाँ 5 रुपये ले लो, कितने 10, हाँ ले लो, ठीक है। अब जैसे मार्केट बड़ा मार्केट में गए तो कितना 105, तो आपकी लिमिट तो फिक्स होगी ना, मतलब अब अपन अपने औकात से बाहर, जो वो फोर्स लग रहा है अपने औकात से बाहर लग गया, लेकिन अपनी तो औकात क्या है 100 की। ये इजीली समझने का तरीका है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए, उसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगेगा उसको ब्लॉक के आपस में रिलेटिव स्लिपिंग को रोक सके जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही लगेगा। यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लेना। किस लाइन को अंडरलाइन करना है? रिक्वायरमेंट टू स्टॉप द रिलेटिव स्लिपिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही होगी जो उसको रोकने के लिए चाहिए। किसको रोकने के लिए? रिलेटिव स्लिपिंग को। तो अब इसकी वैल्यू क्या थी मैक्सिमम? एफ एस मैक्स कितनी थी? म्यू एस इंटू एन के बराबर, ये हम पहले लिख चुके हैं। और म्यू एस क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या जो दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है क्या उनके कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है क्या? जो फ्रिक्शन है, जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रही है क्या उनके कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता, है ना। कभी भी ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो लिखो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन टू सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन two surfaces in contact does not depend upon area of contact, does not
डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. Two surfaces in contact does not depend upon area of contact. चलो इसकी भी फीलिंग दिला देते हैं कि सर ये कैसे क्या क्या कर दिया सर. इसको भी बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो समझो, मान लो मैंने 10 kg का ब्लॉक लिया, ठीक है. एक ब्लॉक है 10 kg का, म्यू की वैल्यू 0.5 है, ये कितना है 10 kg. और इसी ब्लॉक को मैंने ये तो हॉरिजॉन्टल लगा, इसको वर्टिकली रख दिया. टेन kg सरफेस वही है, कितना म्यू एस इक्वल टू 0.5. अब क्या हुआ बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा? जितनी एज सरफेस जितने ज्यादा कांटेक्ट में आ रही है बॉन्ड उतने ज्यादा बनेंगे. लेकिन क्या इसमें मास डिस्ट्रीब्यूट है क्या? और इसमें मास क्या एक साथ लगे हुए पूरा, मतलब देखा जाए तो एक ही जगह पर है इसके कंपेयर में. हाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन अब बताओ प्रेशर इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? हाँ इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि एरिया कम है, फोर्स ज्यादा हो गया. आ रही बात समझ में? और इस पे एरिया ज्यादा है, फोर्स कम हो गया. मतलब देखा जाए तो इसमें भी बाउंड फॉर्मेशन होगा और इसमें भी बाउंड फॉर्मेशन होगा. जैसे कि मैं बोल दूं लेट, जो इसमें अब सरफेस एज ज़्यादा आ रही है तो मैंने बोल दिया कि जो इसमें 100 बॉन्ड बन रहे हैं, और मैंने बोल दिया कि इसमें 20 बॉन्ड बन रहे हैं. अब बताओ दोनों में से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वीक कौन सा होगा? आ रही है बात समझ में? तो ओवरऑल ये तो वीक हो गए, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग. अब देखा जाए प्रेशर तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, इसमें कम लग रहा है, तो ये वीक बॉन्ड हो गए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए. तो बात तो वही आ गई ना, फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कमजोर है इजीली टूट जाएंगे. इसमें कम तोड़ने पड़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो भी सेम फोर्स से हुआ, इसलिए सरफेस एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. कुछ बात समझ में आई? इसलिए सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता. ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन ही है, इसलिए दोनों को तोड़ने में सेम फोर्स लग रहा है, इसलिए ये कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता. तो कुछ समझ में आया बात? इसका तो प्रेशर लेस होगा कि ज़्यादा होगा? इसका प्रेशर लेस और इसका प्रेशर मोर. क्लियर? बोथ केस में सेम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है. ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये मेरी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाई मैंने, आगे सर आप ऐसे कहानी बनाए. तो लिखोगे क्या इसको? हाँ वही तो हर चीज़ लिखोगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा. अगर लिखना हो तो फिर डब्ल्यू ठीक है. तो आपको कहाँ जाना है? YouTube पे चल जाओ ना. वैसे आपके इस चीज़ का फायदा हो गया. तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन. मतलब फ्रिक्शन के फायदे की नुकसान है क्या? फ्रिक्शन हमें प्रॉफिट देता है कि लॉस देता है बताओ? दोनों डिपेंड करता है कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है. मान लो आपको चलना है, आप चल ही नहीं पा रहे तो लॉस हो गया ना. और मान लो आप बाइक से चल रहे हो, फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल जाओगे क्या उस पर? क्या टर्न ले लोगे क्या? नहीं ले पाओगे. तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है ना. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल
फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोला कि ये ब्लॉक, स्टूडेंट को क्या होता है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम टफ लगती है, तो अपन एग्जांपल ही उसी का ले लेते हैं। तो अभी से डील करोगे तो आगे जाके भी डील करना आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया बी और एक ब्लॉक लिया ए। मैंने बोल दिया कि ये स्मूथ सरफेस, कौन सी सरफेस, और ये कौन सी सरफेस है, रफ। क्या मैं इसको, अगर मैंने बोला, ध्यान सुनो, मैंने बोला कि इसमें एक फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सरफेस और बी के बीच में या ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। जब फोर्स लगा तो मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, मैंने बोला कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। मैंने बोला कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो बताओ ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो पता है ना, अभी तो साथ साथ चलेंगे। लेटेस्ट अगर साथ साथ चल रहे तो मैंने बोल दिया कि कोई ए एक्सेलरेशन से चलेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है ना। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ए और बी पर, तो क्या बता सकते हो। चलो मैं ये ए का बनाता हूं और एक बी बनाता हूं, तो बताओ ए पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे कि आगे, पीछे। कौन कौन बोलता है पीछे लगेगा, हाँ चलो आंसर तो दे रहे हो, नहीं तो कुछ तो आंसर नहीं देते तो निर्दलीय में चले जाते। देखो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहला डाउट तो मैं आपका यहीं पे क्लियर कर दूंगा कि आपको फ्रिक्शन कहाँ लगाना है ना। पहले बताओ ब्लॉक कहाँ चल रहा है, आगे चलाएगा कौन, क्या इसके चाचा जी आएंगे इसको चलाने, फ्रिक्शन ही तो चलाएगा, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगा, पीछे। अगर ब्लॉक आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन क्या पीछे लग जाएगा क्या, कहाँ लगेगा, आगे, दैट इज फ्रिक्शन। क्या अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लगाना है। अब इस पर जब आगे लग रहा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अगर फोर्स आगे लग रहा है, एक्सेलरेशन ये है, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। क्या ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या। तो क्या अब हम दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगाने में कभी कंफ्यूज होंगे क्या, होना भी नहीं। क्लियर। अब बताओ, मैंने बोला कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों में कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, साथ साथ चलने का मतलब यही है, कौन सा फ्रिक्शन होगा। क्या दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है क्या, हाँ नहीं हो रही ना। जैसे कि ये दो ब्लॉक, ये दोनों चल रहे साथ साथ, यही है इसका मतलब। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं मतलब दोनों आपस में बड़े अच्छे से मेल मिलाप, बड़े ऐसे जुड़े हुए हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या जो ये फ्रिक्शन का नेचर होगा क्या वो स्टैटिक नेचर का होगा क्या। तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे कभी। ये कब की कंडीशन है, जब दोनों साथ साथ चले। चिपकाओ, मतलब मेन फ्रिक्शन क्या चाहता है, मेन जो फ्रिक्शन है वही चाहता है कि जो दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है ना, वो हमेशा साथ साथ चले। फ्रिक्शन का मेन टारगेट ही यही है, जो सरफेस कांटेक्ट में है वो हमेशा क्या 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 चलनी चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए। तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है ठीक है, तो हो गया। टाइम लगता है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाने में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया अब तो, है ना। क्या करना है, उस ब्लॉक पे पहले फ्रिक्शन लगाओ जिसपे फोर्स नहीं लग रहा, सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब एफबीडी सबसे पहले उसका बनाओ जिस पर फोर्स ही नहीं लग रहा, तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा अगर एक्सेलरेशन इधर है तो ब्लॉक इधर चलेगा।
रब कर दे, हाँ तक कर दो। अब इस बार क्या कर रहा हूं मैं, इस ब्लॉक पर लगा रहा हूं फोर्स, ये सेकंड, इस बार मैंने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, जो दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चाहता है कि वो सरफेस में से साथ साथ चले, ठीक है, हो गया क्या, रब कर दे। चलो अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि इन ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहां लग रहा है, तो आप क्या बता सकते हो क्या, अगर इस पर एफ फोर्स लग रहा है तो बताओ ए पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे कि आगे, पक्का, और बी पे आगे, बेटा नहीं आया, देखो समझो, मैंने बोला कि अगर ये साथ साथ चल रहे हैं, बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, तो फोर्स इधर लग रहा है तो ऑब्वियसली इधर ही चलेगा, तो क्या ये भी इधर ही चलेगा। अब बताओ ये ब्लॉक इधर चलेगा तो इधर फ्रिक्शन इधर लगेगा कि इधर लगेगा, आगे या पीछे, आगे, तो जब इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ऐसे होता है। और नेचर क्या हुआ, स्टैटिक काइनेटिक, साथ साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक इन नेचर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कंफ्यूज होना ही नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, जल्दी लिखो। तो सेकंड बात करते अपन काइनेटिक फ्रिक्शन, हो गया ना, तो फ्रिक्शन के ये एग्जांपल थे स्टैटिक फ्रिक्शन के, रब कर दे। तो लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन, सेकंड पॉइंट, काइनेटिक को कैसे शो करेंगे अपन, इस टाइप से, क्या ये कॉन्टेक्ट फोर्स है क्या, तो लिखो इट इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स, इट इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स, नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, चलो ठीक है वो तो पता है आपको, चलो बताओ ये कब होगा, जब स्लीपिंग होगी या नहीं होगी, स्लीपिंग का मतलब यार सोने से है क्या, फिसलने से है ना, तो लिखो इट एक्ट्स, इट एक्ट्स when body is sleeping, when body is sleeping over the sleeping over the surface of another surface, surface of another surface, देखो नेक्स्ट स्लाइड लिखो, इट अपोजेस, it opposes the relative motion, it opposes the relative motion, the relative motion, ये किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का, एंड एक्ट्स अपोजिट, एंड एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन,
मतलब रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इस पर अंडरलाइन कर लेना। मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी जानते हो ना आप, जैसे मान लो कोई ए वेलोसिटी है और बी वेलोसिटी है, मैं बोलूँ वी ए बी, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी क्या? तो क्या वी ए माइनस वी बी हो जाएगा? तो इसकी डायरेक्शन के अगर मान लो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा क्या? क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, इसे ध्यान रखना। रब कर दे तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसको रब कर दे तो फॉर्मूला क्या था? एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, लिख लो। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, क्योंकि जब इतना लिख लिया तो इसको क्यों छोड़े? एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एन क्या है? नॉर्मल। क्या नॉर्मल हमेशा एम जी के बराबर होता है क्या? किसने कहा? मान लो ये सरफेस है, यू रखी हुई है, क्या नॉर्मल एम जी के बराबर होगा क्या? फिर तो थोड़ा सोचना समझना और थोड़ा सा गलती से लगा लेना दिमाग। हाँ सर गलती से, हाँ फिर तो ठीक है, गलती से तो लगा। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो लो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या सरफेस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा क्या? लिख लो, चलो लिख लो, इसमें भी ये लाइन लिखनी है वैसे भी। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें भी ये लाइन लिखनी है। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सरफेस। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। तो एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एक सरफेस, इसके ऊपर एक और सरफेस, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको रफ बोल देते हैं, ऊपर की सरफेस को रफ। इस बार नीचे वाली सरफेस भी रफ ले लेते अपन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी दे दी, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, देखो दोनों की वेलोसिटी सेम है क्या? क्या दोनों में आपस में रिलेटिव स्लीपिंग होगी क्या? रिलेटिव स्लीपिंग होगी क्या? तो बताओ फ्रिक्शन डायरेक्शन बताना, ए पर क्या होगी और बी पर क्या होगी? ये ए है, ये बी है, बताओ। कौन कौन कहता है बी पर फ्रिक्शन? अच्छा बी पर कौन कौन कहता है आगे लगेगा फ्रिक्शन? कारण बताओ। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, तो देखो रिलेटिव अगर मैं बोलूं वी ए बी की बात करें तो क्या आनी चाहिए? 10 माइनस 2, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसकी वेलोसिटी आगे आ रही है तो मैंने बोला था अभी थोड़ा पहले, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और ये फ्रिक्शन नेचर में क्या होगा, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक ही होगा। अब जब इधर लग रहा है तो इस पे कहाँ लगेगा? आगे। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? क्या ये दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? बस ये बता दो। क्या बी के ऊपर एक और फ्रिक्शन लगेगा क्या? कौन सा लगेगा, आगे या पीछे? अब ये समझ में आया कि पीछे क्यों लग रहा है? इसके रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ग्राउंड की 0,
2 माइनस 0 2, वो इधर फ्रिक्शन पीछे। तो इस पर क्या, अगर मैं इसको एफ K1 बोल दूं, इसको एफ, ये भी एक K1 होगा, तो क्या एफ K2 बोल सकता हूँ क्या? नीचे वाली सरफेस भी रखे, इसको ध्यान से रखना, इसलिए दोनों फ्रिक्शन आएगा। चिपका लो फटाफट विद स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? अच्छा, फ्रिक्शन की तो डायरेक्शन बना लेंगे। तो फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगता है जितना रिक्वायरमेंट है, जितने फोर्स की नीड है ना उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है? हाँ सर, यही मतलब फ्रिक्शन चाहता क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था। वो चाहता है कि जो सरफेस आपस में कांटेक्ट है वो साथ साथ चले। क्या चाहता है? साथ साथ चले। क्योंकि फ्रिक्शन भी ये चाहता है, वो किसी को जुदा नहीं करना चाहता। दो सरफेस है, वो उनको नहीं चाहता कि वो जुदा हो, इसलिए फ्रिक्शन भी ये चाहता है। लेकिन लोग बाग क्या चाहते हैं? पता नहीं क्या चाहते हैं, जो भी चाहते होंगे अच्छे चाहते होंगे। तो एक क्वेश्चन करें, इसको रब कर दूं? हाँ सर, रब कर दो। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट, मान लो एक प्लैंक दे दिया मैंने, प्लैंक, इस पर एक ब्लॉक ए है, ए ब्लॉक, वो यू चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? क्या है? फ्रिक्शन है, मतलब सरफेस रफ है कुल मिला के। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए मैंने दे दिया कि 5 i कैप, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जो प्लैंक है उसकी वेलोसिटी है 2 i कैप प्लस 4 j कैप। तो आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। देखो क्वेश्चन, फाइंड, लिखो फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector in direction of friction। in direction of friction force on block A, ब्लॉक ए पर बताना है आपको। क्या हम कर लेंगे इसको? तो कर दो फिर। आपके पास है 10 सेकेंड। हो गया? कौन सा है डायरेक्शन? सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप तेल का मचा दिया, आप बोल रहे हो कि सर चलो देखो समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सर आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको, सेकंड क्वेश्चन हमारा। हाँ सर वो हम होमवर्क पे कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो आप इतना बोल रहे हो। चलो देखो, मुझे क्या चाहिए फ्रिक्शन के लिए? क्या मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए क्या? किसकी? ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी, प्लैंक। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक निकालना, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी निकालूँ क्या? तो इसको मैं आपस में सोल्व करूँ तो क्या आएगा? ए माइनस पी क्या आएगा बताओ? 5 माइनस 2 क्या 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप हो जाएगा क्या? अब इससे क्या बोला है? यूनिट वेक्टर बोला है। क्या बोला है? यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं, ये तो क्या है यूनिट, ये तो क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप।
अगर मैं, देखो मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा क्या, तो मतलब जो फ्रिक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस, इसके यूनिट वेक्टर के अपोजिट लगेगा ये है ना। तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए क्या, तो अगर आपको पता हो वी ए पी केप इक्वल टू क्या होगा, वी वेलोसिटी ऑफ ए पी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए पी, ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ पता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए पी क्या है, वही 3 आई के माइनस 4 जे के, मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट 25 इक्वल टू 5। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ एपी मतलब केप लगानी है, एपी वेलोसिटी है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ एपी वेलोसिटी है। तो क्या आएगा, कितना आएगा, माइनस लगेगा क्या, अगर माइनस की बात करूं तो क्या ये इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, तो कितना हो जाएगा -3/5 आई के प्लस 4/5 जे के। तो क्या ये डायरेक्शन है क्या फ्रिक्शन की, ये अपना आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया। चलो ठीक है, उड़ गए तो अच्छी बात है, उड़ोगे ये भी तो पता चलेगा। हाँ सर ये तो सही बात है, उड़ेंगे जब तो पता चलेगा। तो हो गया। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको होमवर्क दूंगा मैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, करोगे जब भी आपको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फ्रिक्शन, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये 10 kg, इस पर फोर्स लगाया 45 न्यूटन, और जो ये सरफेस हो उस पर म्यू एस की वैल्यू दे रही है 0.5 और म्यू के की वैल्यू दे रही है 0.4। तो आपको फ्रिक्शन निकालना है, इसको रब कर दे। देखो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे, चलो मैं सोल्व करना सिखा देता हूँ ताकि फिर आपको ही करना है। तो मैंने कहा था जब भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले क्या निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स और एक काइनेटिक। तो एफ एस मैक्स कितना आएगा, क्या म्यू एस इंटू एन आएगा क्या, म्यू एस की वैल्यू क्या 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू क्या आएगी, क्या ये एन है, क्या ये 100 है, तो एन की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई। तो क्या 100 लिख दूं, दैट इज 50 न्यूटन। 50 न्यूटन क्या बता रहा है, क्या ये जैसे आपके पास 100 रुपीज, तो क्या इसके पास 50 रुपये है क्या, मतलब 50 रुपीज तक ये खुश रहेगा। हाँ मतलब अपनी लिमिट कहाँ तक है 50, मतलब ये क्या, ये इसकी फ्रिक्शन की औकात है क्या, देखा जाए तो फ्रिक्शन की औकात है कि मैं इतना लग सकता हूँ, यही है इसका मतलब। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, म्यू के इंटू एन 0.4 इंटू 100 दैट इज 40, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। चलो अब बताओ, अब मैंने बोला देखो सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी ऐसा हो ना तो ऐसे मान लो कि ब्लॉक, चलो 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 समझो, इसमें कितना फोर्स लगा रहा हूँ 45, पहले 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसकी मैक्सिमम औकात क्या है 50, मैंने लगाया 45, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन 45 तक जा सकता है क्या,
तो जो फ्रिक्शन आएगा क्या 45 आएगा क्या? क्या वो आंसर हो गया क्या? आ गया ना आंसर। मान लो यहाँ पे 60 होता तो क्या बोलता कि ब्लॉक चल रहा है क्या? अगर यहाँ 60 होता लेकिन वो बोल रहा है मेरे तो 50 की औकात है, तुम एक्स्ट्रा 10 ला रहे हो तो हम क्या करें? देख लो यार। तो फिर उस टाइम पे नीचे वाला फ्रिक्शन लगेगा कि ऊपर वाला लगेगा? क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉक रिलेटिव से लिविंग कर रहा होगा तो उस टाइम 40 लगेगा। तो बात समझ में आ गई। तो अब मैंने बोला कि जो 45 न्यूटन है क्या वो 50 से कम है क्या? मतलब जो अप्लाइड फोर्स है लेस देन एफ एस मैक्स, इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ब्लॉक रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन क्या जीरो होगा क्या? अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या वो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन के बराबर आएगा? मैंने कहा था जितनी रिक्वायर्ड है उतना लगेगा। तो कितनी रिक्वायरमेंट है 45 की, तो 45 होना फ्रिक्शन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्या फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? मान लो यहाँ पर 100 न्यूटन हो जाता तो फिर क्या करते आप? देखो मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने इसकी वैल्यू 100 कर दी, ठीक है? तो अब 100 कर दी, मैंने बोला यार आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो ये आ रही है 50, मतलब हमारी औकात तो 50 की है और आप 100 लगा रहे हो। तो उसने बोला हमसे ना हो पाएगा, हमसे स्टैटिक फ्रिक्शन हमसे ना हो पाएगा, ठीक है? तो इसने बोला कि ठीक है तुमसे ना हो पाए तो कोई बात नहीं। तो इसने बोला कि हम तो लगेंगे। तो अब इस पर कितना लगेगा फोर्स? एफ के लगेगा क्या? तो कितना लगेगा? 40, ठीक है? अब क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या मैं? 100 माइनस 40 डिवाइड बाय 10 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा क्या? तो फ्रिक्शन कौन सा लगा, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो काइनेटिक इन नेचर, फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? ये कब होगा? जब 100 होगा। तो ये चीज आपको देखने आनी चाहिए कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। क्या अभी नॉर्मल की वैल्यू वेट के बराबर है? अगर मान लो मैं किसको इंक्लाइन पे फोर्स लगा दूं तो क्या नॉर्मल की वैल्यू अभी भी वेट के बराबर होगी क्या? ध्यान से सुनो, मान लो इसको फिर अब कर देता हूं मैं, ये तो कर लिया ना आपने। मान लो मैं जो फोर्स है वो 100 न्यूटन किसी एंगल पे लगा देता हूं, तो क्या कोई चेंज आएगा क्या? क्या नॉर्मल की वैल्यू सेम होगी या कि चेंज हो जाएगी? क्योंकि 100 है, एक वर्टिकल लगेगा एक नीचे लगेगा। अगर मान लो, क्या मान लो 100 नीचे लगेगा, क्या इसका कंपोनेंट 100 से ज़्यादा आ सकता है क्या? पहले तो बताओ, नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादा 100 से ज़्यादा वैल्यू तो हो सकता है वैल्यू ज़्यादा आ जाए। तो क्या ब्लॉक अभी भी अपनी अपनी जगह पे रहेगा कि उठ जाएगा क्या ब्लॉक? हाँ, अगर उठ जाएगा नॉर्मल जीरो हो जाएगा ना, फिर फ्रिक्शन जीरो हो गया ना। अगर उठ गया तो नॉर्मल जीरो हो गया ना। कोई ब्लॉक सरफेस पे रखा है मतलब नॉर्मल लग रहा है, अगर वो हवा में आ गया तो नॉर्मल कहाँ लगा? तो नॉर्मल इस पे लग रहा है क्योंकि ब्लॉक उठेगा नहीं। आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसके कंपोनेंट लूँ तो कितना आएगा? 100 cos 37 दैट इज 80 और 100 sin 37 दैट इज कितनी? 60। अब देखो देखो समझो, ये 10 kg है, ये ऊपर 60 लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है? 100। और क्या इसमें नॉर्मल भी लग रहा है क्या? अब नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? क्या एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है वर्टिकल डायरेक्शन में? तो n प्लस 60 इक्वल टू 100 हो जाएगा क्या? तो क्या नॉर्मल की वैल्यू 40 हो जाएगी क्या? तो क्या आप कोई सा भी फ्रिक्शन क्या आ जाए सब कर लोगे क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या 80, देखो ये 80 है और नॉर्मल 40 है, तो एफ एस मैक्स कितना आना चाहिए? 0.5 इंटू 4 40
कितना आएगा 20, और एफ के कितना आएगा 16। अब इधर कितना लग रहा है 80, ये बोल रहे हैं 20। क्या ब्लॉक चलेगा कि रुकेगा? चलेगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा 16 काइनेटिक के बराबर। क्या फ्रिक्शन के क्वेश्चन टफ होते हैं क्या? इजी तो होता है। क्यों हम फालतू इन जैसे चुटपुट क्वेश्चन से डरते हैं? तो पता नहीं सर क्यों डरते हैं, क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। तो क्या हम इनको कर लेंगे क्या? तो क्या मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप उनको भी कर लोगे क्या? कर लेंगे। फिर तो लिखो फटाफट, सेंड करना है। इसको भी सेंड करूँ क्या? नहीं, मैंने क्या इसमें 3 क्वेश्चन करवा दिया आपको, लिख ले, तीसरा भी लिख लेना, ठीक है? चलो जब इतना कर लिया तो एक क्वेश्चन एक एक करके, ये तो घड़ा भरता है, बूंद बूंद से क्या भरता है घड़ा। इसको रब कर दे क्या? देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ में बताओ, पुश करना इजी होता है कि पुल करना इजी होता है? बस ये बात बता दो आप। हाँ, डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है क्या होता है? कोई भी चीज को खींचना इजी है कि धक्का मारना इजी है कि पुश करना इजी है? मतलब पुल करना इजी है कि पुश करना इजी है? अरे यार किसे देश आगे बढ़ेगा? देखो मान लो आप ठेला चलाया, ठीक है, तो अब ठेला यूं धक्का देके चलाता है, तो इस पे यूं फोर्स लगाता है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट यूं जाएगा क्या? कौन से हाइट पे डिपेंड करता है? तो पुश तो है वो, अगर वो यहाँ से लगाएगा तभी तो पुश ही तो माना जाएगा। ऐसे देश आगे बढ़े, धक्का दे रहा है और एक बंदा है जो खींच रहा है, ये लो यूं खींच रहा है, तो एक तो इधर गया और एक यूं ऊपर उठा, तो इसका जो कंपोनेंट है एक तो उसको दबाने में जा रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन में जा रहा है, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा है। कौन सा इजी हुआ? पुल करना इजी है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ब्लॉक पे लगा दूं, फोर्स दे दे कि इतना फोर्स लगाओ, कितना मिनिमम फोर्स लगाएं फ्रिक्शन, बताओ कर सकते हो क्या? स्टेप से क्वेश्चन कभी देखे? जैसे अपन आगे पढ़ेंगे जब समझ में आएगी चीज़ें, टेंशन मत लो। तो बस ये तो थोड़ा हिंट था कि पुश इजी होता है कि पुल इजी होता है? बताओ, पुल करना इजी है, ठीक है। इसीलिए जो स्ट्रिंग होती है ना, उसे खींचा जाता है। कई स्ट्रिंग से कभी क्या पुश किया क्या? स्ट्रिंग से मान लिया इजीली किसी चीज़ को इजीली खींच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक ब्लॉक है, ये 10 kg का है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया 37 डिग्री, और इस पर एक फोर्स लगाया 100, कितना 37 डिग्री। म्यू एस वही 0.5 और म्यू के, देखो मैं इसकी वैल्यू सेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना ईजी है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन में आएगी वो लिखना, ये नहीं कि सर ने ये माना है तो इसी से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, उड़ जाओगे। तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है, फाइंड फ्रिक्शन भी निकालना है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। क्या कर सकते हैं कि हम कर लोगे ना? हाँ ये होमवर्क है। क्या बताओ इसमें, बस इसमें चेंज किया किस चीज़ का आएगा? देखो फ्रिक्शन निकाल लोगे इजीली, इसमें क्या ओनली नॉर्मल की वैल्यू चेंज आएगी क्या? ये होमवर्क। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक लिफ्ट के अंदर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को मैं 100 न्यूटन से खींच रहा हूँ, और जो लिफ्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है,
और जो इसका म्यू एस है वो है 0.5 और म्यू के है 0.4। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है एंड फ्रिक्शन निकालना है। बताना है कि कौन सा नेचर है, काइनेटिक है कि स्टैटिक है, सब आप बता दोगे। क्या बता सकते हैं क्या? क्या हम इनको कर लेंगे क्या? कर लेंगे, चलो अच्छी बात, वेरी गुड।